हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है पढ़ रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है हमने जो है भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसको उसका जो है गठन या उसका स्थापना कैसे हुआ है और उसमें जजों की नियुक्ति और जजों को कैसे हटाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 125 से लेकर अनुच्छेद 130 तक में जो है क्या प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, इसमें से एक भी अनुच्छेद को जो है छोड़ के जो है आगे नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कि इधर 124 से लेकर 147 तक के जो भी जितने भी अनुच्छेद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक एक अनुच्छेद से जो है प्रश्न जो है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में जो है पूछा जाता है। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 100 जो है 25 में जो है क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 125 में जो है न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते और उन जो है पेंशन के बारे में प्रावधान दिया गया है कि इसमें जो है न्यायाधीशों को जो है वेतन जो है कैसे दिया जाएगा। तो जो बेयर एक्ट में जो है भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया वह यह किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को जो है ऐसा वेतन जो है दिया जाएगा जो संसद जो है विधि बनाकर अवधारित करे। यानी न्यायाधीशों के जो वेतन को जो है निर्धारित करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है। संसद कानून बनाकर वेतन भत्ते और शर्तें जो है वो सारी चीज़ें जो है संसद जो है अवधारित कर सकती है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो है वेतन और जो है पेंशन दोनों जो है भारत की जो है संचित निधि से जो है दिया जाएगा। यानी जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको जो है वेतन जो है और पेंशन जो है दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 125 में जो है इसकी जो है सिर्फ यही याद रखना है कि जो है अनुच्छेद 125 में जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में जो है निर्धारण करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई और संसद जो है विधि बनाकर या कानून बनाकर निर्धारित करेगी। यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में जो है कुछ बातें जो है पॉइंट करने की, जो यह है कि जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वह भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है जिसको जो है याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जो है आर्टिकल जो है 126 यानी अनुच्छेद 126 में जो है क्या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसे नियुक्त किया जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो 33 यानी 33 न्यायाधीश होते हैं उनमें में से किसी एक न्यायाधीश को जो है भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। और यह तब नियुक्त करेगा जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है। मतलब भारत का जैसे कि न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, यानी कि रिटायरमेंट हो गया है और जो है अभी तक जो है किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो पाई तब। और दूसरा, जब जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा किसी और के कारण जो है अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वह जो है उच्चतम न्यायालय के जो वर्तमान में 34 जज हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है तो जो है अनुच्छेद 126 में प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति 33 अन्य जजों में से किसी एक जज को कार्यकारी यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है
के रूप में अपॉइंट कर सकता है। तो जो है अनुच्छेद 126 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला जो है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। तदर्थ यानी इसको इंग्लिश में जो है एडहॉक बोला जाता है। एडहॉक का मतलब अस्थाई। अस्थाई न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह 127 में जो है अस्थाई न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जामों में बनता है कि वो आर्टिकल वाइज ही बन जाता है कि अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 127 में जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जो एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। हाई कोर्ट के लिए जो है ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब हाई कोर्ट में जो है एडहॉक जज नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान किया गया है एडहॉक जजों की नियुक्ति का, वह केवल और केवल जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है। दूसरा है, एडहॉक जजों को नियुक्त कौन करता है। तो एडहॉक जजों को जो नियुक्त करता है वह भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से नियुक्त करता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि जो है एडहॉक जज के रूप में जो है किसको नियुक्त किया जाएगा, यानी कौन से जजों को नियुक्त किया जाएगा। तो जो उच्च न्यायालय हैं भारत के राज्यों के, उन राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो है किसी न्यायाधीश को जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो है एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करेगा। और नियुक्त करने से पहले जो है उस यानी संबंधित उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायमूर्ति से जो है परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला जो है यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो एडहॉक जज की नियुक्ति होती वह भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, लेकिन जो है भारत के राष्ट्रपति से जो है पूर्व सहमति लेकर करता है। अब देखते हैं कब जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो यहाँ पे यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है योग्यता रखता है, उसको जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की मतलब गढ़ पूर्ति की बात बोली गई है कि जब उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही के संचालन के लिए जो है जजों का कोरम यानी गढ़ पूर्ति नहीं होगी, तब जो है भारत का उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह जो है एडहॉक जज की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं कि गढ़ पूर्ति के बारे में जो है संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। वैसे तो जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही संचालन करने के लिए कितने जजों का कोरम होगा, इसके बारे में संविधान में जो है स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 145 में दो कंडीशन ऐसी बताई गई हैं जिसके तहत जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम होगा यानी जजों की जो गणपूर्ति होगी वह कम से कम 5 जज होंगे, यानी 5 जजों की जो है संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, तभी उस मामले में सुनवाई की जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसी दो कंडीशन कौन सी हैं। तो इसमें अनुच्छेद 145 में जो पहली कंडीशन है वह यह है कि यदि संविधान का जो है निर्वचन करना हो, यानी संविधान का जो है इंटरप्रिटेशन करने का कोई प्रश्न है यानी निर्वचन करना है, तो जो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो पीठ यानी बेंच गठित होगी वह कम से कम 5 जज होंगे, यानी संवैधानिक बेंच अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन मिनिमम जो है 5 जज ही जो है संविधान का निर्वचन करेंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि अनुच्छेद 143 के तहत यदि भारत का जो राष्ट्रपति है वह जो है भारत की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, कोई परामर्श अपनी परामर्शदात्री जो शक्ति दी गई है
उसके तहत तो जो है अगर उसकी सुनवाई करने के लिए जो बेंच गठित होगी वह भी कम से कम 5 जजों की बेंच का ही गठन किया जाएगा, यानी 5 जजों की जो है संवैधानिक पीठ द्वारा ही सुना जाएगा और तब उस पे जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। तो ये दो जो प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं और जनरली जो है किसी और मामले को सुनने के लिए जो है वह संविधान में कोरम का जो है स्पष्टली कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये एड हॉक जज के बारे में जो है अनुच्छेद 127 हो गया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत ही प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज़ देखना है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अपॉइंटमेंट भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा और जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। दूसरा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है एड हॉक जज के रूप में जो है अपॉइंट किया जाता है, वो भी उस उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी जो है सहमति से। और कब नियुक्ति की जाती है, जब जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए जो है जजों का कोरम नहीं है, यानी गढ़ पूर्ति नहीं हो पा रही है तब। तो ये जो है अनुच्छेद 127 हो गया। अगला हम देखते हैं कि अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में जो क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में जो प्रावधान किया गया है वह है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यानी जो रिटायर जज हैं उनको जो है न्यायाधीशों में जो रिटायर जो है न्यायाधीश हैं उनको जो है उच्चतम न्यायालय में जो है बैठने के लिए उच्चतम न्यायालय में जो है नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर जजों की जो है उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट करने की जो ज़रूरत है वो कब मतलब की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है देखते हैं अनुच्छेद 128 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में कहा गया कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने की कर चुका है, यानी जो है कोई ऐसा जज जो फेडरल न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जज जो है रह चुका है या फिर जो कोई उच्च न्यायालय का जो है जज का पद धारण कर चुका है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता रखता है, उसको जो है भारत का जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायमूर्ति के रूप में जो है कार्य करने के लिए जो है अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो मतलब हो गए हैं उनको, या फेडरल न्यायालय जैसे कि जो है 1937 में जो है फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके बाद जो है भारत की जो उच्चतम न्यायालय उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जो फेडरल न्यायालय की शक्तियाँ थी वो भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है अंतरित हो गई थी। तो जो है कोई भी ऐसा न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का या फेडरल न्यायालय का और जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है उसको यदि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो है को उच्चतम न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में जो है बैठने के लिए या भाग लेने के लिए जो है अपॉइंट करने की जो है शक्ति दी गई है। और जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट कर सकता है। ये अनुच्छेद जो है 128 में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 125, 26, 127, 128 ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 को जो है हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम संक्षेप में देख लेते हैं कि अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है। तो उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं होती। पहली विशेषता यह होती कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है यानी अभिलेख न्यायालय होता है उसको जो है अपने अवमानना यानी अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है दंड देने की शक्ति होती है।
दूसरी विशेषता यह होती है कि जो है अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो लिखित में होते हैं और उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करते हैं। तो ये जो दो विशेषताएं जो हैं अभिलेख न्यायालय की विशेषताएं हैं, जो अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। भारत में दो ही न्यायालयों को जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। पहला है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत, दूसरा है जो है भारत के राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं अनुच्छेद 215 के तहत जो है उनको जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 129 हो गया है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 यानी 130 में यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का जो है स्थान क्या होगा। उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ पे स्थापित अवस्थित होगा। तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जो है अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। मतलब वैसे तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय वो दिल्ली में है, लेकिन जो है भारत के अन्य राज्य क्षेत्रों में भी जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अपना जो है उच्चतम न्यायालय जो है कार्यवाही के लिए जो है अपनी कार्यवाही के लिए जो है बैठक कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो है राष्ट्रपति की जो है पूर्व अप्रूवल की ज़रूरत होगी। यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन से यानी अप्रूवल से जो है भारत के अन्य जगह भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी कार्यवाही कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 125 से लेकर अनुच्छेद 130 तक जो है इसमें जो है हमने समझा, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद हैं, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में या तो संविधान के तहत या तो जीएस के तहत जो है जीके के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से जो है इन अनुच्छेदों से बहुत जो है प्रश्न बनते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय का जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में जो है प्रावधान किया गया उच्चतम न्यायालय के बारे में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। जो है शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय से प्रश्न ना बनते हों।